हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपसे अच्छे होने से ज्यादा अच्छा होना आपकी प्रिपरेशन का जरूरी है। बोर्ड बहुत पास आ चुके हैं और मेरे को पता है अब आपको डर लगना भी शुरू हो गया होगा कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। चल, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सब कुछ अच्छा होगा। और मैं हर बार आपको बताती हूँ कि बोर्ड एग्जाम कोई हुआ नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम। अगर आपने एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अपनी ईमानदारी से काम किया है, तो आराम से सारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जनवरी आधी निकल चुकी, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज तो आपके जनवरी के निकल चुके हैं। 20 डेज जनवरी के बचे और फेब से फेब मतलब 17-18 से आपके एग्जाम से स्टार्ट है। तो अभी इसमें बीच में प्रैक्टिकल्स भी पढ़ेंगे, इंटरनल्स भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगी। उसके साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी होगी, प्रैक्टिकल्स के लिए भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है। उसके साथ साथ ये भी करना। और आप में से आधे से ज्यादा बच्चों का 2 प्री बोर्ड हो ही चुके होंगे, तो आपने मतलब अब प्री बोर्ड में तो पूरा ही कोर्स आता है जैसे बोर्ड में आता है, तो मतलब लगभग चीजें तो कवर की होंगी। पर स्टिल हम आपको करा रहे हैं तैयारी पूरी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे चैप्टर का। तो हम क्या कर रहे थे, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस कर रहे थे, जिसमें मैंने अब तक 2 लेक्चर आपको दिए थे, जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो चुका, जिसमें मैंने आपको पहले तो सबसे पहले लेक्चर में बहुत बहुत सारी जरूरी चीजें भी बताई थी, जो भले ही आपको चैप्टर में ये ना दिया हो कि फॉर्मूला कैसे बनाने से क्रॉस करके हम फॉर्मूला बनाते हैं, पर बैलेंसिंग करते टाइम आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। एक बार मान लीजिए ऐसे करके एग्जाम्पल दे दिया है कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, तो उसमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है पता होना जरूरी है ना। तो इसलिए मैंने आपको सारे आयंस भी लिखवाए थे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये भी बताया था, बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये बताया था। और सेकंड पार्ट में फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है रिडॉक्स, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब देख लिया था। कॉन्सेप्ट हमको पूरा समझ आ चुका था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये समझ आएगा। छोटे छोटे वीडियोज हैं, आई गेस 30-30 मिनट्स के 2 वीडियोज हैं, पहले उनको देख लीजिए, बस उतने में ही पूरा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद देखो, चैप्टर कंप्लीट कर लेना केवल टास्क नहीं है, टास्क है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं। क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर्स भी लगाना चाहिए, पीवाईक्यूज भी लगाना चाहिए। वही बात है, मतलब पीवाईक्यूज और भी सारे सैंपल पेपर्स आप बहुत सारे आपने लगाए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे। तो मैंने इसमें वो क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है जो एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे सकता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये वाले लेक्चर को अच्छे से देखना, जितने भी क्वेश्चन हो उसको विद क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसलिए क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन थे, इस चैप्टर से हमको इतना कवर करना था, हाँ हाँ हमने इतना कर लिया। जैसे एक चेकलिस्ट बनाओ कि ये चैप्टर नेम्स लिखो और चेक बॉक्स उसके आगे बनाओ कि ये चैप्टर मैंने कर लिया है विद न्यूमेरिकल्स। प्रॉपर मेरे पास नोट्स है, मैंने सब कुछ कर लिया है। इस तरीके से बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। अभी भी 20 दिन है, आराम से हो जाएगा। 20-22 दिन आराम से बहुत है, आप कर लोगे। ठीक है। तो एक चेकलिस्ट बनाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि चैप्टर करना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर के क्वेश्चन आने इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के। और हो सकता है इसके बाद भी एक और मैं वीडियो अपलोड करूं जिसमें आपको और भी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर इसमें सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते तो हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको और भी डिफरेंट टाइप, मतलब जितने टाइप के इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं कराऊंगी। तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। और ये आपके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज के भी हो सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरे को लगा कि ऐसा एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वो अलग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकालो, और मैंने जैसा कहा है क्वेश्चन भी नोट करोगे, आप क्वेश्चन भी नोट करोगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे करनी बैलेंसिंग ही है, बैलेंसिंग करनी है। पर उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने पार्ट 1 में फॉर्मूला बनाना बताया था। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे करना है सोडियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर कंसेंट्रेशन गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है। ठीक। सबसे पहले है, अगर आपको बैलेंस करना है तो सोडियम क्लोराइड पता होना जरूरी है। अगर सोडियम क्लोराइड नहीं पता होगा तो बैलेंसिंग कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन बैलेंसिंग करनी आती है, बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा ऐसा डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी होगी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो पहले आप फॉर्मूला बनाओ, पहले आप खुद से फॉर्मूला बनाओ तब। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, हो सकता है आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता हो, इजी है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, सोडियम Na एंड Cl। अब देखो इसमें फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, Na की वैलेंसी +1, Cl की -1, जो वैलेंसी होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1-1, यानी Na1 और Cl1। तो ये 1-1 हटा देते हैं, दैट इज NaCl। तो पहला होगा NaCl। NaCl की रिएक्शन हम कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl।
HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और क्लोरिक यानी Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो ये क्या होगा, ये क्या बना रहा है, इक्विमोलर कंसेंट्रेशन में जब रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड गिव सोडियम क्लोराइड। एक सेकंड, कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, एक सेकंड रुकना। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट है ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम और कार्बोनेट। जब मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था उसमें आयंस के बारे में बताया, सोडियम तो आपको पता है Na होता है, कार्बोनेट क्या होता है और उसकी वैलेंसी क्या होती है वो पता होना जरूरी है ना। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na तो हुआ सोडियम, उसकी हुई, अच्छा यहीं पे कर लेते हैं, सोडियम हुआ +1। ठीक, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, CO3 होता है जिसकी वैलेंसी होती है -2। ठीक, माइनस और प्लस साइन इग्नोर कर देते हैं, तो इसका वैलेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, तो ये होगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na2CO3। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिखो Na2CO3। HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl प्लस क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक, NaHCO3। अब देखो क्या ये बैलेंस है, एक H एक H, एक Cl एक Cl, दो Na दो Na और CO3 है CO3, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो दैट मीन्स कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस थी, पर यहाँ पे जो मेन जो काम आपको करना था वो फॉर्मूला लिखना था। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। सेकेंड पार्ट है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आपने किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत इजी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है HCl, क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दे रहा है। ठीक है, NaCl और क्या दे रहा है, वाटर यानी H2O और क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, CO2। ये आपने रिएक्शन तो लिख ली। अब देख लो बैलेंस है क्या, देखो एक Na एक Na, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तीन ऑक्सीजन एक दो तीन ऑक्सीजन, एक कार्बन एक कार्बन, ये ऑलरेडी बैलेंस है। मतलब यहाँ पे भी आपको रिएक्शन ही लिखनी थी। ठीक, हो सकता है आपको सब कुछ पता हो लेकिन यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला ना पता हो। ठीक, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। थर्ड है, थर्ड में क्या है, कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉपर क्या होता है Cu और सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, Cu का होता है +2। देखो कॉपर जो है +1 +2 वैलेंसी दोनों दिखाता है। अब क्योंकि वो सल्फेट के साथ है SO4 के साथ, वहां पे हम लेंगे +2 वैलेंसी इसकी, क्योंकि सल्फेट की भी -2 होती है। ठीक है, तो ये हुआ, तो ये जब इसके साथ आया तो ये बनाया Cu2 SO4 2। अब ना, तो जब दोनों सेम नंबर हो तो यानी 1:1 का रेशियो था तो इसको लिखते हैं CuSO4। मतलब अगर +3 -3 +1 -1 +2 -2 तो एक ही मानते हैं, तो यानी कॉपर सल्फेट हुआ CuSO4। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के +1, आयोडाइड यानी आयोडीन -1, तो ये क्या हो जाएगा Ki। ठीक, 1 1 सेम हो जाएगा तो Ki। ठीक, तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रेसिपिटेट बनता है, अरे यार मैंने यहाँ लिख दिया, क्यूप्रस आयोडाइड बनाता है। यानी कॉपर क्यूप्रस आयोडाइड जो होता है वो हमेशा +2 वैलेंसी में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये +2 और आयोडीन की भी यहाँ पे +1 होगी, तो यहाँ पे क्या करना है, Cu2 और I2 ये जो बनाएगा वो क्यूप्रस आयोडाइड बनेगा। आयोडीन गैस लिबरेट कर रहा है एंड ऑल्सो फॉर्म पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। भाई देखो पोटेशियम सल्फेट अगर आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, बाकी तो दिखा दिए ना। देखो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का हुआ
+1 सल्फेट हुआ -2, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा K2SO4, इसका 2 इसके पास, इसका 1, K2SO4। तो आपको सबका पता चल गया। तो हमने जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था CuSO4, ठीक। ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, ठीक, गिव्स क्यूप्रस आयोडाइड Cu2I2 प्लस आयोडीन गैस प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब देखो क्या बैलेंस है, नहीं, यहाँ 2 के हैं, यहाँ 2 आई हैं, और यहाँ भी 2 आई हैं, यानी कि यहाँ पे 4 है, ठीक। तो यहाँ पे 4 आई होनी चाहिए, 2 2 4, तो यहाँ 4 लगा दो, ठीक, ठीक है, हमने 4 लगा दिया। तो यहाँ 4 के हो गए, 2 ही है, यहाँ 2 लगा दो। अब यहाँ 2 सल्फेट हो गए, है ना, यहाँ 2 कॉपर, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 कॉपर, 2, 2 सल्फेट, 2 सल्फेट, पोटेशियम 4, आयोडीन भी 4, ठीक, बैलेंस है। तो यानी कि आप देख रहे हो कि इसमें जो मेन है बैलेंसिंग में, उसमें बैलेंसिंग से ज्यादा फॉर्मूला बनाना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनाना आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये मतलब अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, अगर तीनों पार्ट आते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, बैलेंसिंग आते होते हुए भी अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा, ठीक। इसको नोट करो क्वेश्चन के साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड is taken in china dish and placed in sunlight for some time. What will you observe in this case and write the chemical reaction involved and identify the type of reaction. सिल्वर क्लोराइड था 2 ग्राम, उसको चाइना डिश में दिया और थोड़े टाइम के लिए सनलाइट में रख दिया। तो उस केस में क्या होगा, देखो जो अगर उसको धूप में रख देंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है व्हाइट से वो ग्रे हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट में रखने से क्या है, डिकम्पोजिशन होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, तो AgCl जो हो जाएगा टूट जाएगा सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग, तो वो ग्रे हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सिर्फ इतना लिख सकते हो, when silver chloride placed in sunlight, then the white color of silver chloride turns gray. This is because in presence of sunlight, silver chloride decomposes. In presence of sunlight, silver chloride decomposes, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो होगा डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, देखो सिल्वर क्लोराइड है AgCl और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मैंने क्या कहा आपको, वो हो जाएगा Ag प्लस Cl2, ठीक, और यहाँ 2AgCl लगा लो, 2 बैलेंस करने के लिए किया, ठीक है। तो अब देखो ये तो आपने बता दिया, केमिकल रिएक्शन भी लिख ली, और हमेशा याद रखना कि जब भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे उसको बैलेंस फॉर्म में लिखोगे, ठीक, क्योंकि क्लोरीन सिंगल Cl नहीं होगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2AgCl Cl2 हो जाएगा, ठीक। इसमें अगला क्वेश्चन ये भी है, पूरे क्वेश्चन के मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप हर एक पार्ट का आंसर दोगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आप बता सकते हो कौन से टाइप की रिएक्शन होगी इसमें। देखो मैंने क्या यूज किया, डिकम्पोज हो रहा है यानी टूट रहा है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या थी, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक सिंगल रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। लेकिन क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। जब भी कोई चीज सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसको फोटो आगे लगाते हैं वर्ड, तो यहाँ लिख लो दिस इज एन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बस। अगर आप डिकम्पोजिशन भी लिखोगे तो भी ठीक है, बट फोटो डिकम्पोजिशन ज्यादा सही है क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो, विद क्वेश्चन नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले जब फेरस सल्फेट को हम बॉयल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फेरस मतलब, अब जब भी फेरस की बात करें वहां आयरन आएगा Fe,
ठीक। सल्फेट SO4, इसका होता है +2, इसका -2, तो यानी कि FeSO4 बनेगा। फेरस सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? ठीक। सबसे पहली बात, हो सकता है ये आपको नहीं पता होगा, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे कह रहे हैं लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, तो फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का, तो जब उसको आप हीट करोगे ना, तो हीट करने पे क्या होगा, पहले तो ग्रीन क्रिस्टल्स जो है वो व्हाइट हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो ब्राउन कलर में टर्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ना फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक। तो सबसे पहले देखो, फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो वहां पे बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैस भी रिलीज होती हैं। तो यानी पहला ऑब्जर्वेशन आप ये कह सकते हो, ऑन हीटिंग द ग्रीन कलर ऑफ ferrous sulfate turn white and then become brown due to the formation of ferric oxide. ठीक, brown due to formation of फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा, सेकेंड चीज क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही, तो आपको जलने की महक भी आएगी, द स्मेल ऑफ बर्निंग यहाँ पे आपको आएगी। द स्मेल ऑफ बर्निंग में come because of formation of sulfur dioxide gas, formation of SO2 गैस। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप वहां पे कायदे से लिखना सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो, दो ऑब्जर्वेशन हो गए। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या आप बता सकते हो? अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया, रिएक्शन को देख के बता सकते हो कौन सा टाइप की केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। बताओ बताओ। एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन। अब क्योंकि यहाँ हीट के प्रोसेस पर उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। आप डिकम्पोजिशन लिखोगे तो भी ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत अच्छी, मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन। तो ये यहाँ पे कर लो, ये ए और बी, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट था, इट इज एन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड पार्ट सेज राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अच्छा, ये आपका थर्ड पार्ट मैंने पहले कर दिया क्योंकि हमको रिएक्शन, ये है FeSO4। अब देखो यहाँ पे हो रहा है Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो देखो कितने हैं, 3 3 6 2 8, 8 ऑक्सीजन है, इधर 4 है, और यहाँ 2 आयरन है, यहाँ पे एक ही आयरन पे यहाँ 2 लगा दो, 2 आयरन 2 आयरन, ठीक, 2 सल्फर 8 ऑक्सीजन, 2 4 जा 8, 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ सबका नाम भी पूछ रहा है, ये है, इसको बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, भले आपके एनसीईआरटी में इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो जहां आपको पता होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को या उसके क्रिस्टल को हीट करने पे कौन कौन सी रिएक्शन, कौन कौन सी गैस इवॉल्व होंगी। ठीक है, तो ये वाला टाइप भी पूछा जाता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको नोट करो, विद क्वेश्चन नोट करना, ताकि जब रिविजन कर रहे हो तो काम आए। मैं बार बार कह रही हूँ, इसको नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब सोडियम क्लोराइड का तो आपको फॉर्मूला पता है, NaCl। सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे वही काम कि आपको आयंस पता होना चाहिए, नाइट्रेट आयन कौन सा है, क्या वैलेंसी है, ये चीज अगर आपको पता होगी तो ही तो आप सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बना पाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पहले फॉर्मूला बनाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारे आयंस पता होना आपको बहुत जरूरी है। जितना मैंने पार्ट 1 में आपको आयन, सबसे पहले लेक्चर मैंने आयंस के बारे में बताया हुआ है, प्लीज उसको देख लो, वरना हवा नहीं लगेगी, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बिलीव मी। ठीक है, तो देखो सिल्वर होता है Ag, जिसका होता है +1, नाइट्रेट होता है NO3 जिसका होता है -1। ठीक, तो ये फॉर्मूला बनेगा
AgNO3, ठीक। जब सोडियम क्लोराइड में ऐड होता है यानी कि NaCl, तो ये क्या देता है, तो क्या होगा, मतलब ये तो आपको ही बताना है क्या रहता है, क्या होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली AgCl एंड NaNO3 बनेगा, ठीक। यहाँ पे यही तो होगा, AgCl होगा और NaNO3 बनेगा। तो देखो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को आप NaCl में डालोगे, उसमें पूछ रहे क्या होगा, पहले तो ये रिएक्शन है, राइट द इक्वेशन आपने लिख दी। यहाँ लिखोगे व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म। यहाँ पर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख लो व्हेन silver nitrate is added to sodium chloride solution, ये आप ऐसे मत लिखना, आप वहां पूरा सोल्यूशन लिखना। द white precipitate of sodium chloride will be formed। अब आपने देखो इतना तो बता दिया, पहले पार्ट में रिएक्शन लिखनी थी वो भी कर ली, तो ये हुआ पहले पार्ट का आंसर। इसमें आपको अगर मान लो ये 2 नंबर में क्वेश्चन होगा तो पहले पार्ट में आपको 1 नंबर इसमें लेंगे। अगला पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। अब क्या आप मेरे को बता सकते हो किस टाइप की रिएक्शन है? आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो देखा तो आप आसानी से बता दोगे। देखो ये वाला यहाँ पे NO3 रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे इसको Cl को, ये यहाँ जा रहा है और ये वाला यहाँ आ रहा है ना, यही तो हो रहा है। तो यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, तो एक तरीके की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगी, प्रेसिपिटेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिख लो दिस इज एन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड precipitation reaction, ठीक है। इसको नोट कर लो, इतना इस तरीके से इसमें आपको दोनों पार्ट के जब आप आंसर करोगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि चलो एक पार्ट कर लूंगा या एक पार्ट कर लूंगी और एक छोड़ दूंगी, तो बेटा आपको ऐसे ऐसे एक एक पार्ट हर क्वेश्चन में अगर नंबर कटेंगे तो आप ऑलरेडी 50% पे आ जाओगे। आपने 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर ही 50 नंबर का अटेम्प्ट किया है, तो उसमें और मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए मार्क्स एक एक नंबर बहुत जरूरी है, तो इसलिए हर स्टेप क्वेश्चन का बहुत जरूरी है, तो सारा आपको करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो क्वेश्चन के साथ। See, the next question is what happened when a piece of zinc metal added to copper sulfate solution। देखो ये क्वेश्चन पहला पूछ रहा है जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या होगा, एल्यूमिनियम मेटल को अगर हम डालते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो क्या होगा, सिल्वर मेटल को अगर हम डालते हैं कॉपर सल्फेट में तो क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो वैसे तो हो सकता है कि आप 2 का फॉर्मूला बनाओ कर ले जाओ और ऐसे कर दो, तीनों में ही रिएक्शन दिखा दो, राइट द कैन। लेकिन ये एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन जैसा भी है। यहाँ ये क्वेश्चन आप तभी करोगे, इस क्वेश्चन को आप किस चीज को ध्यान में रख के करोगे, सही बता रहे हो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज बताओ, मैं तो लिख दूंगी, आप बताओ रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, स्टार्ट कहाँ से होती है। हम्म भूल चुके हो पूरा, भाई बोर्ड बहुत पास है। अब देखो जिंक मेटल को अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जब भी जिंक सल्फेट को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव है ना, वहां पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जिंक ऊपर आता है, ऊपर जो यहाँ से रिएक्टिव यहाँ मतलब यहाँ सबसे हाईली रिएक्टिव फिर मॉडरेटली फिर लो, है ना। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आप फर्स्ट वाले केस में लिखोगे जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक बीइंग मोर reactive it displaces copper, ठीक, copper in copper sulfate solution
है ना, एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। और देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है ना, तो वो कलरलेस हो जाएगा। एंड ब्लू कलर सोल्यूशन बिकम कलरलेस, कलरलेस। अच्छा, इसने एक चीज और भी बोल रखी है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ रिएक्शन अकर, अगर यहाँ रिएक्शन हो रहा है तो देख लो, यहाँ रिएक्शन तो हो रही है, आप देख लो, तो यहाँ रिएक्शन पे लिख दो। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, मैंने कहा ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना देगा जिंक सल्फेट और सिंगल आपको कॉपर देखने को मिलेगा। सेकेंड, एल्यूमिनियम मेटल एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि एक ट्रिक क्वेश्चन भी है, जैसे आप वैसे भी कह सकते थे कि मैम यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये तो देख के पता चला है। मैंने इसको कंसीडर क्यों किया, अभी आपको बताती हूँ, अभी समझ आएगा। देखो, एल्यूमिनियम मेटल एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड, तो देखो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन नीचे आता है ना, एल्यूमिनियम भी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो वहां पे फिर वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी, डिस्प्लेस कर देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को, है ना। तो यहाँ लिख लो एल्यूमिनियम बीइंग मोर reactive than hydrogen, so it displaces hydrogen from हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्प्लेस करेगा क्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो क्या है, एल्यूमिनियम प्लस HCl, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2। AlCl3 क्यों बनाया यहाँ पे, ये नहीं कि AlCl बना दो, AlCl3 इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप AlCl का फॉर्मूला देखोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम होता है +3, क्लोरीन होता है -1, तो जब ये इसका फॉर्मूला बनेगा तो ये ऑलरेडी AlCl3 ही बनेगा, इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला पहले से पता था AlCl3 है, तो इसलिए आपने यहाँ पे 3 लगाया, आपने यहाँ 3 लगाया है ना। तो अब क्या है, अगर यहाँ 3 लगाया तो यहाँ पे तो H2 या 2 निकल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ करो पहले, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे करो 6 क्यों किया, देखो यहाँ 2 लगा दो, ठीक, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो, देखो 2Al 6Cl 2 3 जा 6Cl 6H2 6 हाइड्रोजन मतलब 6H, ठीक। तो ये इतना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट पार्ट जो है इसका वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कह रहे हैं सिल्वर मेटल एडेड टू कॉपर सल्फेट, सिल्वर मेटल एडेड टू कॉपर सल्फेट, यानी ये, अब इस केस में क्या होगा, सिल्वर और कॉपर, सिल्वर को हमको कॉपर में ऐड करना है, सिल्वर को कॉपर में, क्या लो रिएक्टिविटी मेटल, लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, सिल्वर को अगर यहाँ पे डिस्प्लेस करना है, क्योंकि देखो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कॉपर ऊपर आता है, सिल्वर नीचे आता है, सिल्वर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ ये मत कर देना कि ठीक है AgSO4 और कॉपर ये होगा, यहाँ नहीं होगी, ये गलत है, अगर जिसने भी ये किया है यहाँ मार्क्स मिलेगा। यही चीज के लिए, इसी चीज के लिए मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक्टिविटी सीरीज कंसीडर करनी पड़ेगी, हो सकता है आप तुक्के से ये और ये कर दो, यहाँ पे इसका मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सो नो रिएक्शन अकर्स, लिख लो सिल्वर being less reactive than copper, so no reaction occurs। यहाँ पे इसकी जगह ये जो आपने कॉप बना दिया है, इसकी जगह लिखोगे नो रिएक्शन, ठीक, इतना यहाँ पे आप लिखोगे नो रिएक्शन, ये चीज यहाँ नहीं होगा,
इन 2 केसेस में तो हो जाएगा और यहाँ नहीं होगा, ठीक? और ये सारी रिएक्शंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि इम्पोर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको कंसीडर करना, ठीक? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं सारे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के थे, पर एनसीईआरटी में जो है, जो थोड़ा बहुत दिया है ये उससे अलग थे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला भी पता चले, किसको किससे डिस्प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सनलाइट के बिजनेस में क्या होगा, हीट देने पे क्या होगा, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको कराया और इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगी, भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं आपको कराने के लिए, ठीक है? आप इसको पूरा देखो एंड तक और नोट्स बनाओ अपने, और प्लीज अपने नोट्स में इसको लिखते हुए क्वेश्चन के साथ लिखना, ताकि जब रिविजन करो तो बहुत अच्छे से आपका रिविजन हो, ताकि आपको याद आ जाए जो आपने किया था, ठीक है? रिविजन ऐसा होना चाहिए कि आपके जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो बोर्ड उस टाइम, जैसे आप अभी देख रहे हो, आपके बोर्ड आपके आंखों के सामने है कि हाँ वहाँ ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे मैंने किया हुआ था, ठीक है? I hope you find this video useful for you. Please share this video with your friends who are preparing for the board exam, and please like, share and subscribe my channel for such more content. Thank you and best of luck for your board exams.